बबन और वैजंती दोनों भाई बहन स्कूल से पढ़कर वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। छोटी पगडंडी के दोनों ओर कांटेदार झाड़ियां थी, इसलिए दोनों की नज़रें नीचे रास्ते पर टिकी हुई थी। जरा नज़र हटी कि पैरों में कांटा चुभा। अचानक वैजंती की नज़र झाड़ियों में पड़ी एक चमकीली चीज़ की तरफ गई। सूरज की रोशनी टकराकर उसकी आंखों में आ रही थी। बबन देखो, झाड़ी में कुछ है, वैजंती ने उन झाड़ियों में अपनी नज़र गड़ाते हुए कहा। सच में, ये तो चिराग है, सोने का बना हुआ। बबन उसे हाथ में उठा चुका था। चिराग? अरे चिराग को अभी कौन अपने घरों में रखता है, और वो भी सोने का। जरूर ये पुराने जमाने में किसी धनवान आदमी का या फिर किसी राजा का होगा, वैजंती ने बबन को समझाया। या फिर ये जिन्न वाला चिराग तो नहीं? दिमाग लगाते हुए बबन ने वैजंती की ओर देखा, और ऐसा सोचकर ही दोनों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। बबन, इसे फटाफट अपने बस्ते में डालो, घर जाकर चिराग को घिसते हैं, खुशी से उछलते हुए वैजंती ने बोला। और दोनों फटाफट चिराग को अपने बस्ते में डालकर घर की ओर भागे। शाम को बगीचे में जब बबन और वैजंती ने दूसरे बच्चों के सामने चिराग को घिसना शुरू किया तो उसमें से धुआं निकलने लगा। ऐसा होते ही सभी बच्चे डर गए और उस चिराग को वहीं छोड़कर भाग गए। थोड़ी ही देर बाद गांव की पूरी भीड़ मुखिया जी के साथ बगीचे में चिराग के चारों तरफ थी। कुछ ही देर में इस बात पर सभी सहमत थे कि चिराग का मालिक गांव का मुखिया ही होगा, और उसमें से निकलने वाले जिन्न से वो पूरे गांव के लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करवाएगा। मुखिया जी ने खुश होते हुए चिराग को घिसा तो वाकई उस चिराग से एक विशाल काय जिन्न बाहर आया, और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, उसने वैसा ही कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ये वाकई कोई इच्छा पूरी कर सकता है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए मुखिया जी ने उसे एक छोटा सा काम दिया। जिन्न, मेरे घर से मेरा चश्मा लेकर आओ, अभी, तुरंत। जो हुक्म है मेरे आका, कहते हुए जिन्न फुर्र से उड़ गया और बस थोड़ी ही देर में चश्मे के साथ सामने हाजिर था। अरे वाह, शाबाश, तुम तो बहुत काम के हो। अब हम तुमसे हमारे गांव के लिए दूसरे बड़े बड़े काम करवाएंगे, ठीक है? अभी तुम वापस चिराग में चले जाओ। चिराग में तो चला जाऊंगा मेरे आका, लेकिन अभी जो आपने काम करवाया है उसकी मजदूरी तो दे दीजिए। मजदूरी? अरे वो क्यों, तुम तो हमारे गुलाम हुए ना। बिल्कुल सही कहा मालिक, लेकिन मैं करूं क्या? फ्री में काम कर करके मेरे माँ बाप कर्ज तले दबे हैं, इसलिए मैंने फ्री में काम करना बंद कर दिया है हुजूर। ठीक है, अच्छा तो बताओ, मेरे घर से यहाँ चश्मा लाने का क्या लोगे? कुछ नहीं हुजूर, बस आपका 1 बीघा खेत आज से मेरा। अबे पागल हो गया है? 100 रुपये के चश्मे के लिए 10 लाख रुपए का खेत ले लेगा? मुझे नहीं चाहिए चश्मा, तू इसे वापस रखा। जो हुक्म मेरे आका, कहकर जिन्न फिर से गायब हो गया, और वापस आया तो हाथ में कुछ कागज़ थे। चश्मा मैं वापस आपके घर रखाया मेरे मालिक, लीजिए, इन कागज़ों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अब ये क्या है? ये आपके 2 खेतों के कागज़ हैं हुजूर। आपके दस्तखत होते ही इनका मालिक मैं बन जाऊंगा। एक खेत चश्मा लाने का और दूसरा चश्मा ले जाने का। ठीक है ना मालिक, मेरे हुजूर, मेरे अन्नदाता।
अबे ठीक कहाँ है? तुम तो हमें लूट रहे हो। और इससे पहले तो तुम सभी फ्री में काम करते थे। हमने तो ऐसा ही सुना था, इसलिए तुम्हें काम देकर बस चेक किया था। हुजूर, मेरे मालिक, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। दरअसल इस चिराग में पहले मेरे माँ बाप, उससे पहले मेरे दादा दादी रहते थे और लोग उनसे फ्री में ही चीज़ें मंगवाया करते थे, जिससे कि उन पर बहुत कर्जा हो गया। हुजूर, जिन्नों की नगरी में उनके ऊपर बहुत कर्जा है और उसे मुझे ही चुकाना पड़ेगा। अब मैं कहाँ से चुकाऊं? अब मैं ठहरा आपका गुलाम, तो जाहिर है आपसे ही मंजूरी के 2 पैसे लेकर। अब आप फटाफट अपनी 2 बीघा ज़मीन मेरे नाम कीजिए और फिर अगला काम बताइए। अबे हमें नहीं बताना ऐसा काम, तू बस वापस इस चिराग में चला जा। हमें नहीं चाहिए ऐसा जिन्न। ऐसा मत कहो मेरे आका, काम बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मेरे हुजूर। मेरे माँ बाप पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया है। कर्ज मांगने वाले मेरे माँ बाप के चिराग के चारों तरफ चक्कर लगाए रहते हैं और मैं यहाँ आराम फरमाऊँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन पहले तो तुम सब लोग फ्री में काम करते थे, तभी तो मेरे माँ बाप पर कर्जा है हुजूर। आज रसगुल्ला खाने का मन है, जाओ 2 रसगुल्ले कलकत्ता से ले आओ। आंगन में गुलाब का पौधा लगाना है, ज़रा चांद की मिट्टी ले आओ। कोई मामूली बात है, जो मन में आया बोल दिया। अब 2 रसगुल्ले लेकर आओ कलकत्ता से। तुरंत कितना खर्चा होता होगा, कैसे उठाया होगा मेरे माँ बाप ने। गुलाब के पौधे लगाने के लिए चांद से मिट्टी मंगवाई जा रही थी। कभी सोचा है कितना खर्च करके गए होंगे मेरे माँ बाप चांद पर? और अब चश्मा लाने और ले जाने के लिए मैंने 2 बीघा खेत क्या मांग लिए, तुम्हारी तो जान निकल गई। जिन्न गुस्से में आकर चिल्लाए जा रहा था। अरे लेकिन हमने कब तुमसे कलकत्ता से रसगुल्ले मंगवा लिए, कब चांद से मिट्टी मंगवा ली? अरे मुझसे नहीं मंगवाई, मेरे माँ बाप से तो मंगवाई थी। अरे तुम्हारी बकवास इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने न जाने कितने जिन्नों से कर्जा ले रखा है और अब वो दूसरे जिन्न के यहाँ कर्ज पूरा करने के लिए गुलामी कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें? जिन्न का तो काम ही होता है अपने मालिक की इच्छा पूरी करना, मुखिया ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ होता है, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद उसका पेमेंट भी करना होता है। ये नहीं पता तुम लोगों को? कभी सोचा है पलक झपकते ही कैसे आप लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है? तुम्हारे 2 कौड़ी के रसगुल्ले को लाने के लिए मेरे माँ बाप जिन्न नगरी में जाकर विमान किराए पर लेते थे और फिर तुम्हारे लिए वो 2 रसगुल्ले लाते थे, जिसका लोन चुकाने के लिए उन्हें बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। अब ज़्यादा बकवास मत करो और मुझे काम बताओ। अगर मैं फ्री रहा तो तुम सबको खा जाऊंगा और अगर काम दिया तो मजदूरी ज़रूर लूँगा और उसके बाद अगला काम। अब जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, बस 2 घंटे का टाइम दे दे, फिर हम लोग बताते हैं हम तुम्हें कैसे झेलेंगे। ठीक है, 2 घंटे दिए तुम लोगों को, लेकिन उसके बाद मैं 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठूंगा। मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, सब चुकाना है। आपको काम बताना ही पड़ेगा हर वक्त। अब से 2 घंटे आपके, इतने मैं ज़रा सो लेता हूँ। मुखिया ने गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती की। भाइयों, हम सब ने अपने बचपन में अपनी दादी परदादी से अपने गांव के किस्से ज़रूर सुने हैं और हमें अच्छे से पता है अपने गांव के 4-5 पीढ़ी ऊपर के लोगों को भी एक सोने का चिराग मिला था और यकीनन यह जिन्न उन्हीं की औलाद है। और ये सच ही कह रहा होगा कि हमारे पूर्वजों ने इसके माँ बाप से कोलकाता से रसगुल्ला और चांद से मिट्टी मंगाई होगी। पूरा गांव जो थोड़ी देर पहले
चिराग के मिलने पर उत्सव मना रहा था, अब वहाँ मातम पसरा हुआ था। सभी लोग मिलकर संपूर्ण गंभीरता के साथ अचानक आई इस विपदा का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 2 घंटे हो गए मालिक, अब बताइए क्या सोचा आप लोगों ने? भैया जिन, निर्णय हम सब लोगों ने ले लिया है। हमें अच्छे से मालूम है कि हमारे पूर्वजों ने आपके माता पिता के साथ अच्छा नहीं किया। खैर, अब जो भी हो, हमारा पहला निर्णय तो यह है भैया कि वो 2 बीघा खेत के कागज़ कहाँ हैं, उन पर मैं अपने हस्ताक्षर किए देता हूँ। वो हुए आपके। और दूसरा निर्णय यह है कि भैया आज से मतलब तुम हमारे गुलाम नहीं, पूरा गांव तुम्हारा गुलाम है। तो अब आप बताइए मेरे आका, क्या हुक्म है आपके गुलामों को? ज़मीन के कागज़ों पर हस्ताक्षर करने के बाद हाथ जोड़ते हुए मुखिया जी ने कहा, अरे वाह, आप लोगों को बहुत जल्द समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात ये कि आप सब आज शाम तक इस गांव की सारी ज़मीन बेचकर जितना भी पैसा मिले मुझे ला कर दो, जिससे कि मैं अपने माँ बाप का कम से कम एक कर्ज तो लौटाऊं। चांद से मिट्टी लाने के लिए जो रॉकेट किराए पर लिया था, उसका कर्जा तो शायद उतर जाए। शाम को पूरा गांव बड़े बड़े थैलों में पैसा भरकर चिराग के सामने खड़ा था। आ गए सब लोग? ये लीजिए, पूरे 1000 करोड़ हैं। अब हमें छोड़ दीजिए मालिक। अरे इससे तो मेरे माँ बाप का एक ही कर्ज उतरेगा। अभी कुछ और काम भी बाकी हैं जिनकी भरपाई तुम लोगों को ही करनी है। चलो मेरे साथ जिन्नों की नगरी में। और फिर वही चिराग से धुआं निकलने लगा और गांव के सभी लोग चिराग में खिंचते चले गए। गांव वालों को कुछ होश आया तो एहसास हुआ कि वो एक अलग ही दुनिया में हैं। ये लीजिए पिताजी, आपका कुछ लोन तो ज़रूर कम होगा। रुपयों से भरे थैलों को आगे बढ़ाते हुए जिन्न बोला। शाबाश जग्गू, लेकिन ये गांव वाले लोगों को क्यों लेकर आए हो? ये समझाने के लिए कि एक गुलाम की ज़िंदगी क्या होती है। अरे लेकिन इतने सारे लोगों का करेंगे क्या जग्गू? जिनके बूढ़े हो चले पिता ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, इंदौर से पोहे मंगवाने का या फिर मुंबई से कपड़े धुलवाने का कोई छोटा मोटा ऑर्डर मिल जाए तो करवा लीजिएगा इनसे। 1-2 लोन और चुकता हो जाएंगे आपके, फिर छोड़ दीजिएगा इनको। आगे से इनकी आने वाली पुश्तें भी चिराग घिसना भूल जाएंगी। जग्गू जिन अपनी मोटी सी गर्दन को बैल की तरह हिलाते हुए शैतानी भरे अंदाज में बोला। अगले ही पल गंभीर होते हुए जग्गू जिन्न ने अपने पिताजी से पूछा, हाँ पिताजी, उस गांव का नाम क्या है जहाँ के लोगों ने आपसे एक पहाड़ से लेकर उनके गांव तक नदी बनवाई थी, जिसे बनवाने में आपने अपने महल तक को बेच डाला था और अब एक झोंपड़ी में रहकर मजदूरी करनी पड़ रही है? उस गांव का नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ जग्गू? धारागढ़, जिसकी वजह से मुझे आज भी मजदूरी करनी पड़ रही है और ये कर्जा है कि चुकता ही नहीं। गंभीर होते हुए जग्गू के पिता की आंखें नम हो गई। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपका बचा हुआ कर्जा धारागढ़ वाले ही चुकाएंगे, कहते हुए जग्गू चलने को हुआ। अरे अभी तो आए थे, कहाँ चल दिए? जग्गू जिन्न की माँ ने उसे रोकने की कोशिश की। धारागढ़, कहते हुए जग्गू बड़े से धुएं के साथ अपने आकार को छोटा करते हुए उस छोटे से चिराग में समाने लगा और कुछ ही देर बाद वहां से चिराग और जग्गू दोनों गायब थे। धारागढ़ के प्राइमरी स्कूल में छुट्टी के बाद जब 2 बच्चे विशाखा और वैभव अपने घर लौट रहे थे
तो अचानक उन्हें झाड़ियों में से पड़ी एक चमकती चीज़ दिखाई दी। वैभव देखो, झाड़ियों में एक चिराग पड़ा हुआ है। अरे ये तो सोने का है, कहीं ये जिन वाला चिराग तो नहीं? सोचते ही दोनों बच्चे खुश हो गए और जल्दी से चिराग को अपने बस्ते में डाल गांव की ओर चल दिए। चिराग के अंदर बैठा जग्गू जिन अपनी योजना के पहले चरण की सफलता को देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। धारागढ़ का खुला आसमान आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान, बसंत ऋतु में खिले फूलों की खुशबू से मदहोश था कि अचानक गांव से ऊपर की ओर उठता हुआ धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था और एक आवाज़ गूंज रही थी, क्या हुक्म है मेरे आका?